नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से यहां पर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कराने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सीलोन बाई। ऑप्शंस है त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, धर्म महामंत्रों को भेजकर, युद्ध करके, या फिर बौद्ध भिक्षु बनकर। सही उत्तर होगा इसका धर्म महामंत्रों को भेजकर। अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के बियॉन्ड भेजकर, मतलब दूसरे देशों में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया थे। और ये धम्मा क्या था, मतलब धम्मा का सिद्धांत क्या था जो अशोका ने बताया था? पहला ये था कि लोगों को शांति और सद्भावना में रहना चाहिए, सभी को अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता प्रदर्शित करनी चाहिए। बच्चों को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और बड़ों को बच्चों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। लोगों को सच्चाई, परोपकारी और सभी के प्रति दयालु होना चाहिए। यहाँ तक कि जो दास होते हैं, नौकर, सर्वेंट, उनके प्रति भी परोपकारी या दयालु होना चाहिए, उनके प्रति भी। ये कुछ सिद्धांत थे धम्मा के जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के तहत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट बाई। ऑप्शंस है प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिंह वन या फिर नरसिंह टू। सही उत्तर होगा इसका नरसिंह वन। इन्होंने कोणार्क का सन टेम्पल बनवाया था और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा राज्य में है। 13वीं शताब्दी में इसकी निर्माण हुई थी और ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी के आसपास पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा किया गया था। ये मंदिर विशाल रथ के आकार का है जिसमें कार्व्ड पत्थर के पहिए, खंभे और दीवारें हैं, लेकिन इतने बड़े संरचना का एक बड़ा हिस्सा अब खंडहर में रिउंड हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? नेपोलियन गॉट फाइनली ओवर थ्रोन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन द ईयर। ऑप्शंस हैं 1815 में, 1816 में, 1812 में या फिर 1825 में। सही उत्तर होगा इसका 1815 में। वाटरलू की लड़ाई जिसमें नेपोलियन की सेना को ब्रिटिश और पर्शियाओं ने, इन दोनों ने हराया था मिलकर, और नेपोलियन के शासनकाल का अंत यूरोप में फ्रांस के प्रभुत्व के अंत का संकेत हुआ था। वाटरलू के बाद नेपोलियन ने त्याग दिया और थोड़े समय बाद वो एक्साइल में मृत्यु हो गई थी उसकी। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालक्रम अनुसार में इसको अरेंज करना है। तुगलक, लोदी, सैयद, स्लेब, खिलजी दिया हुआ है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले होगा यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखते हैं क्या है डी ऑप्शन में। सबसे पहले 4 नंबर पे है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा आएगा? खिलजी आएगा, और उसके बाद आएगा तुगलक, उसके बाद फिर आएगा सैयद और फिर लोदी डायनेस्टी। इन पांचों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की थी उसे ही हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। और ये स्लेव डायनेस्टी वंश ने 1206 से 1206 से लेकर 1290 तक 1290 ईस्वी तक यानी कि 84 साल तक राज्य किया। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों के खंडहरों से प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और इसी काल में उसकी पुत्री जो प्रथम महिला शासक बनी थी, रजिया सुल्तान, उसने भी शासन किया था। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान। और स्लेव डायनेस्टी का, गुलाम वंश का और महत्वपूर्ण शासक कौन था, बलबन, जिसने इस साम्राज्य को संगठित किया था। बहुत ही काबिल शासक था वो बलबन, ये भी क्वेश्चन आता है। अब जानते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत के तहत शासन करने वाला ये दूसरा वंश था जो मध्य एशिया से आया था, सेंट्रल एशिया से ये आए थे सब। और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और कैसे की थी? जो गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान थे उसकी हत्या करके। और कब से कब शासन किया था ये, आइए नीचे देखते हैं। इसने किया था 1290 से 1320 ईस्वी तक। और दिल्ली के जो खली सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था, जो 1296 से 1319 ईस्वी तक राज्य किया था। तीसरे पे आता है तुगलक डायनेस्टी। ये भी दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने 1320 से लेकर 1414 तक 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। और इस वंश में 3 योग्य शासक हुए थे। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा इसको। गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 तक राज किया था। और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1387 तक राज्य किया था। 3 थे, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और फिर उसका फिरोज शाह तुगलक। तैमूर के हमले के बाद 1414 में इस वंश का यानी कि तुगलक वंश का अंत हो गया और खिलजी खान के सैयद वंश की स्थापना की। उसी के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी, खिलजी खान ने की थी उसकी। वह तैमूर के डिप्टी के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और लास्ट में कौन आया? लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। याद रखिएगा, बहलोल लोधी। इस तरीके से पांचों को हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज कर लिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ऑप्शंस हैं जेके गोखले, एमजी रानाडे, बीजी तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। यही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। और इसका गठन कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है। पुणे में हुआ था। और इस संगठन ने मतलब इस सोसाइटी ने क्या किया था? कांग्रेस जैसी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का फैसला किया था, चुना था। मतलब कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक गतिविधियों से इस संगठन का कोई वास्ता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ऑप्शंस है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड मायो। सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन्स। और ये लॉर्ड रिपन ने 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन प्रथम के बाद भारत के वायसराय बनकर आए थे।
और 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। लॉर्ड लिंटन प्रथम के बाद आए थे और 1884 तक भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया था। और ग्लैडस्टोन की भांति ये जो लॉर्ड रिपन थे, इनका भी राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद था, लिबरल थे, जिसके कारण वह लोकप्रिय शासक सिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? फिर से क्रोनोलॉजिकल करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिएगा, लंबा है। सही उत्तर इसका होगा ए ऑप्शन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में करेक्ट है। सबसे पहले हुआ था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 1930 में, 1930 में। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में और फिर हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, 1946 में। तो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। एक एक करके जानते हैं इन तीनों इवेंट्स के बारे में। 1930 में स्वतंत्रता पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 6 मार्च 1930, 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे थे वो, जो जहां पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। उसी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, और यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड, जो काकोरी कांड था, उसके ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ स्टार्ट हुआ था। और अंत में क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान। ये वर्ष 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा था। और इस प्रतिनिधिमंडल में लॉर्ड वेबल्स तथा अन्य भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार करनी थी, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम दिया गया। हम लोग जानते हैं उसको कैबिनेट मिशन के नाम से। उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि भारत में पूर्ण स्वराज लाया जाए और भारत के लिए एक नया संविधान तथा अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य था इस प्लान का। इस तरीके से ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। 1930 में सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट और 46 में कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान दोनों मिले हैं? हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड बोथ भारत रत्न एंड निशान-ए-पाकिस्तान? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। 1977 से 1989 यानी कि 2 साल तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे और मरणोपरांत इनको 17 मई 1991 को पाकिस्तानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, निशान-ए-पाकिस्तान। और ये अकेले एकमात्र भारतीय नागरिक थे जिन्हें ये सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा लोकमान्य तिलक। पहली बार इसकी वकालत लाला लाजपत राय ने की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ऑप्शंस हैं आर्य समाज के, ब्रह्मो समाज के, रामकृष्ण मिशन के या फिर प्रार्थना समाज के।
सही उत्तर होगा इसका ब्रह्मो समाज के। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। इसका उत्तर होगा 20 अगस्त 1828 को, 1828। और कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी, ये भी आता है। इस तरीके से हमने आज इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को किया, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। सभी एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग बस इसे रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास पहुँचे और उन्हें फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।